नवीन को अपनी यादों से निकालना मुश्किल था नंदिनी के लिए, लेकिन जिंदगी में मूव ऑन तो करना ही था। पर राजू के साथ जुड़ना भी आसान नहीं था। पर्दे की चिल्ली से आती धूप जैसे ही नंदिनी के चेहरे पर पड़ी, वो अचकचाकर उठ बैठी। पलट कर देखा, राजू नींद से बेसुध थे। रात को देर हो जाने के कारण उसे सिल्क के कुर्ते पैजामा में ही सो गए थे, जो शादी के समय पहना था। धीरे से उठकर कमरे से बाहर आ गई। पूरे घर पर नजर घुमाई। सब कुछ एकदम अजनबी सा लग रहा था। मैरून रंग के पर्दे, ड्राइंग रूम में रखा लकड़ी का सोफा, कमरे के कोने में रखे शोकेश पर सजे कुछ पुराने शोपीस जिसको धूल ने अपना रंग चढ़ाकर बदरंग सा कर दिया था। दरवाजे पर लगी गुलाब की लकड़ी को नजरअंदाज किया जाए तो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि ये शादी वाला घर है। शादी के बाद आज घर में इसकी पहली सुबह थी। राजू की माँ बहन गृह प्रवेश करवा कल रात को ही अपने अपने घर चली गई थी। जाते जाते राजू की माँ ने कहा था, अब से ये घर तुम्हारा है, तुम इसे जैसे चाहो वैसे संभालो, सजाओ संवारो। घर शब्द सुनते ही न चाहते हुए भी इसके मन में नवीन की यादों ने सेंध लगा दी। कितनी खुश थी वह नवीन के साथ। शेयरिंग केयरिंग व एकदम हंसने हंसाने वाला नेचर का नवीन हर तरह से आदर्श पति था। शादी के 2 साल पूरे होते होते वह एक गोल मटोर बेटे की माँ बन गई थी। बेटे का नाम दोनों ने मिलकर रखा आरव। नंदिनी अपने जीवन की खुशियों से पूरी तरह संतुष्ट थी। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। तभी एक भयानक हादसे ने नंदिनी की सारी खुशियां छीन ली। नवीन ऑफिस से लौट रहा था अपनी स्कूटी पर, तभी पीछे से आते ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी कि नवीन गिर गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। नंदिनी के जीवन की खुशियों की बगिया उजड़ चुकी थी। इस हादसे ने नंदिनी को एकदम तोड़कर रख दिया। आरव को लेकर माँ बाबूजी के पास रहने चली आई। मन की कुछ संभलने के बाद एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। जो कहने को तो समय अपनी गति से बीत रहा था, लेकिन माँ बाबूजी के चेहरे की सिलवटें दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। बेटी के भविष्य की चिंता में वे लोग उम्र से अधिक बूढ़े लगने लगे थे। नवीन के जाने के 1 साल बाद उन्होंने नंदिनी पर दोबारा शादी करके घर बसाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी, हम लोग तो पके फल है, न जाने कब टूट जाएंगे। ऐसे में किसी हमसफर का होना बहुत जरूरी है। नहीं माँ, मैं नवीन की यादों व आरव के साथ जिंदगी गुजार लूंगी, कह तो दिया था माँ से, लेकिन उसने महसूस किया था बेटी के भविष्य की चिंता में वो लोग उम्र से अधिक बूढ़े लगने लगे थे। फिर इसी बीच एक दिन बरेली वाली चाची राजू का रिश्ता लेकर आई। मैं तो कहती हूँ भाभी जी, अब तो इस रिश्ते के लिए किसी तरह नंदिनी को राजी कर ही लो। राजू मेरा चाचा परका है, सरकारी नौकरी है, अपना घर है, शराब सिगरेट जैसी कोई है उसमें नहीं है। अपनी नंदिनी बहुत खुश रहेगी उसके साथ। नंदिनी की माँ ने जब इस रिश्ते के बाबत बात की तो उसने सोचने के लिए थोड़े समय की मांग की। रात को सोते समय मन में सोचा कि जिंदगी जीने के लिए कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं होता, तो जिंदगी से समझौता करने में ही भलाई है, और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नंदिनी व राजू दोनों की ये दूसरी शादी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि नंदिनी आरव की माँ थी, जबकि राजू अकेला ही था। शादी के 6 महीने बाद ही उसकी पहली पत्नी की किसी बीमारी के कारण चल बसी। राजू की माँ भी चाहती थी कि राजू दोबारा शादी करके अपना घर एक बार फिर से बसा ले। नंदिनी की चाची और राजू की माँ एक दूसरे को जानती थी, इसी कारण नंदिनी की चाची इस रिश्ते में एक तरह से बिजौली का रोल अदा कर रही थी। शादी से पहले राजू और नंदिनी की एक औपचारिक मुलाकात करवा दी थी उनके पेरेंट्स ने, और दोनों ने इस शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। शादी एकदम सादगी से संपन्न हुई थी। हाँ, शादी से पहले राजू की माँ ने यह शर्त रखी थी कि शादी के बाद आरव इतना ही बोल पाई थी कि नंदिनी की माँ ने बात संभाली कि आप निश्चित रहिए, शादी के बाद आरव यहाँ रहेगा अपने नाना नानी के पास। नंदिनी ने जब ये बात सुन ली तो उसका कलेजा मुंह को आ गया, और न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू छलक आए थे। इस रिश्ते के लिए उसे न जाने क्या क्या और छोड़ना पड़ेगा। नवीन के साथ बिताए सुनहरे पल, और अब उसके कलेजे का टुकड़ा आरव, कैसे रह पाएगी वह आरव के बिना। आरव तो सिर्फ 3 साल का है, क्या वह रह पाएगा मेरे बिना। रसोई में जाकर नंदिनी ने चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। अब तक राजू उठकर रसोई की तरफ आ रहे थे। सुनो नंदिनी, चाय में अदरक जरूर डाल देना, मुझे अदरक वाली चाय ही पसंद है। नंदिनी के मन में फिर से यादों का रेला उमट आया। कितना फर्क है राजू और नवीन की आदतों में। नवीन को चाय में अदरक की कतरी पसंद नहीं थी। यादों के सैलाब में डूबते उतरते नंदिनी ने अदरक डालकर चाय बना ली और चाय के कप लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। आमने सामने बैठकर दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। बातचीत शुरू करने की गरज से राजू ने कहा, चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है, एकदम मेरे टेस्ट के मुताबिक। नंदिनी चुपचाप बैठी रही। बातचीत फिर से राजू ने ही शुरू की। सुनो,
शाम को ऑफिस से लौटते समय मैं खाने को कुछ बाहर से ही लेता आऊंगा। तुम दिन में थोड़ा आराम कर लेना, कल की थकान अभी तक पूरी तरह से कहाँ उतरी पाई होगी। नंदिनी ने फिर से तटस्थ भाव से हाँ की मुद्रा में बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। राजू के घर से बाहर निकलते ही नंदिनी ने माँ को फोन मिलाया। माँ, आरव ठीक है ना? आपको अधिक तंग तो नहीं कर रहा? उसने नाश्ता किया या नहीं? अरे आरव तो सो रहा है। अब तो आरव की चिंता छोड़, अब तुमको अपने और राजू के बारे में अधिक सोचना चाहिए, न कि आरव के बारे में। नंदिनी रोने जैसी हो गई। उसने फोन बंद कर दिया। कमरे में लेटकर न जाने कब से तकिया भिगोती रही। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा राजू के हाथ में कई सारे पैकेट लिए खड़े थे। लगता है कि तुम अभी सोकर उठी हो। राजू ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफी बनाता हूँ। नंदिनी बाथरूम से लौटी तो देखा कि राजू 2 कप कॉफी लिए बालकनी में उसका इंतजार कर रहे थे। राजू ने नंदिनी के चेहरे पर छाई उदासी को देखकर पूछा, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? कॉफी अच्छी तो बनी है ना? जानती हो नंदिनी, सलोनी जब तक मेरे साथ थी तो शाम की कॉफी हमेशा मैं ही बनाता था। उसे रसोई के काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी जिंदगी आराम से चल रही थी। ऊपर वाले की किताब भला कोई कहाँ पढ़ पाया है, तभी तो इतनी जल्दी साथ छोड़कर चली गई। तुम्हें भी नवीन की याद तो आती ही होगी। नंदिनी ने हड़बड़ा कर राजू के चेहरे की तरफ देखा। लगा यादों से ठहरे पानी को किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। नवीन एक बार फिर यादों में उतर आए थे। राजू ने नोटिस किया कि नंदिनी अपनी तरफ से कुछ ही नहीं बोल रही थी, सिर्फ उसी की कही बातों का हाँ हूँ में जवाब दे जा रही थी। राजू ने टेबल पर रखे हुए फूड पैकेट खोले और नंदिनी से कहा, आओ खाना खा लेते हैं, मुझे अभी भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, कहकर रूम में पलंग पर जा लेटी। प्लेट खटकने की आवाज से उसे लगा कि राजू खाना खा रहे हैं। उसके मन में यादों के भंवर चक्कर लगाने लगे। जब कभी वह नवीन से नाराज होकर बिना खाना खाए सो जाती थी तो नवीन भी बिना खाना खाए सो जाते थे। सुबह सोकर उठी तो देखा कि राजू ने भी खाना नहीं खाया। उसने राजू से पूछा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं, मैंने सोचा जब तुम उठोगी तब एक साथ बैठकर खा लेंगे। नंदिनी को पहली बार अपने आप पर गुस्सा, राजू के लिए अपनापन और प्यार महसूस हुआ। उसने सोचा राजू बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे वह सोच रही थी। नंदिनी व राजू की दूरियां कम नहीं हो पा रही थी। ऐसे में एक दिन ऑफिस से आकर राजू ने कहा, आज माँ का फोन आया था, वे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम खुश हो कि नहीं मेरे साथ। मैंने कह दिया कि नंदिनी कुछ उदास सी है, पता नहीं क्यों। माँ ने कहा कि शादी के बाद तुम दोनों कहीं एक साथ घूमने नहीं गए हो हनीमून के लिए। अभी राजू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदिनी ने राजू को अजीब नजरों से देखा। नंदिनी को इस तरह अपनी तरफ देखने से राजू कुछ सकपका से गए। नहीं, माँ का मतलब था कि कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आओ, मेरा मन नहीं है, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नंदिनी का इस तरह का जवाब सुनकर राजू चुप हो गए। राजू के ऑफिस जाते ही नंदिनी ने फिर से माँ को फोन लगाया। माँ, आरव कैसा है? उससे मेरी बात करवाओ। उधर से आरव की भी रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, तुम कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम कब वापस आओगी? राजा बेटा, मैं जल्दी वापस आऊंगी, तेरे लिए बड़ी सी चॉकलेट व रिमोट से चलने वाली कार लेकर। बड़ी मुश्किल से नंदिनी ने अपने आंसुओं को रोका। मन अपराध बोध से भर गया। इस दूसरी शादी के लिए मैंने हाँ ही क्यों की? एक दिन राजू ऑफिस से लौटे तो मेज पर कुछ पेपर रखकर फ्रेश होने चले गए। नंदिनी ने पेपर उठाकर देखा, 3 लोगों के प्लेन की टिकट थे। चाय पीते हुए उसने राजू से पूछा, 3 कौन लोग जा रहे हैं? राजू ने तुरंत जवाब दिया, तुम, मैं और हमारा बेटा आरव। आखिर कब तक तुम आरव की याद में ये उदासी की चादर ओढ़े रहोगी? अब से आरव हमारे साथ ही रहेगा। यह सुनते ही नंदिनी के मन में जमी हुई बर्फ एक पल में ही पिघल गई और वह राजू के सीने से जा लगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।